कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है और घर के बाहर सड़क नहीं, समुंदर दिखाई देता है। आपका घर, आपकी फसल, आपके जानवर, आपकी जिंदगी भर की कमाई, सब कुछ पानी में बह चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बुजुर्ग दवाइयों के बिना फंसे हैं। माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, अब हम कहाँ जाएंगे? यह कोई फिल्म नहीं, यह हर साल असम की हकीकत है। हर मानसून, हर बारिश, हर साल की वही दर्द, वही चीखें, वही सरकारी दावे। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फ्लड रिपोर्ट के अनुसार 2026 की बाढ़ में जुलाई के अंत तक 75 लोगों की मौत दर्ज की गई और 3,32,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। 2013 से 2022 के बीच में बाढ़ में 838 लोगों की जान गई, जबकि 2022 में अकेले 181 मौतें दर्ज हुई, जो एक दशक में सबसे अधिक थी। 2015 से 2022 के बीच में असम में औसतन 43 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। भारत में केरल में भी बारिश होती है, महाराष्ट्र में भी बारिश होती है, उत्तराखंड में भी होती है, लेकिन हर साल सबसे ज़्यादा बाढ़ की तस्वीरें असम से ही क्यों आती है? क्यों लाखों लोग हर साल राहत शिविरों में रहने को मजबूर हो जाते हैं? इसका सवाल जवाब सिर्फ आसमान में नहीं, धरती पर छिपा हुआ है। असम दुनिया की सबसे विशाल नदी प्रणालियों में से एक ब्रह्मपुत्र घाटी में बसा है, लेकिन अगर सिर्फ नदी जिम्मेदार होती तो तबाही हर साल इतनी नहीं बढ़ती। एक समय था जब असम और पूरे उत्तर पूर्व के घने जंगल बारिश को अपने भीतर रोक लेते थे। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती थी, बारिश धीरे धीरे जमीन में उतरती थी। लेकिन पिछले कई दशकों में बड़े पैमानों पर जंगल साफ किए गए, कहीं सड़कों के नाम पर, कहीं खनन, कहीं अवैध कटाई और कहीं तेजी से बढ़ते निर्माण के लिए। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे प्राकृतिक स्पंज होते हैं। जब स्पंज ही खत्म हो जाएगा तो पानी धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे आएगा और वही पानी कुछ घंटों में ब्रह्मपुत्र को रौद्र रूप दे देता है। प्रकृति अपना काम कर रही है, लेकिन इंसान उसके संतुलन को लगातार तोड़ रहा है। हिमालय और पूर्व उत्तर के पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की जल सुरक्षा है। लेकिन सड़क चौड़ीकरण, अनियोजित निर्माण, खनन और पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई ने इनकी प्राकृतिक मजबूती को कमजोर कर दिया। जब पहाड़ कमजोर होते हैं तो मिट्टी तेजी से बहती है और यही मिट्टी ब्रह्मपुत्र में जाकर जमा हो जाती है। नदी उथली हो जाती है, फिर जरा सी ज़्यादा बारिश और नदी किनारे छोड़ देती है। यानी बाढ़ सिर्फ पानी से नहीं आती, गाद भी उसे और खतरनाक बना देती है। यह सवाल कठिन है, लेकिन जरूरी भी है। हर साल बाढ़ आती है, हर साल राहत पैकेज घोषित होते हैं, हर साल नेता हवाई सर्वे करते हैं, लेकिन क्या स्थायी समाधान दिखाई देता है? विशेषज्ञ वर्षों से कहते हैं, नदियों की नियमित ड्रेजिंग, वैज्ञानिक तरीके से तटबंधों की निगरानी, बाढ़ क्षेत्र में अनियोजित निर्माण नियंत्रण और बेहतर जल प्रबंधन जरूरी है। कुछ स्थानों पर ये काम हुए हैं, लेकिन इतनी विशाल नदी प्रणाली के सामने अभी भी बड़ी चुनौतियां मौजूद है। यही वजह है कि हर मानसून के साथ वही संकट फिर लौट आता है। प्रश्न केवल यही नहीं कि राहत कितनी मिली, प्रश्न यह भी है कि रोकथाम कितनी हुई। आज मौसम बदल रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है। कम दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वैश्विक तापमान बढ़ता रहा, मौसमी घटनाएं और बढ़ेंगी। इसका मतलब असम जैसे संवेदनशील जगहों पर भविष्य में खतरा और भी बढ़ सकता है। जब भी आप टीवी पर बाढ़ की तस्वीर देखें तो सिर्फ पानी मत देखिए, उस पानी के पीछे एक किसान का सपना डूबा है,
एक बच्चे की किताबें बह गई है, एक माँ की रसोई खत्म हो गई है। एक परिवार फिर से शून्य पर आ गया है। असम को सिर्फ राहत सामग्री की जरूरत नहीं, उसे दूरदर्शी योजना की जरूरत है। नदियों को समझने की जरूरत है, जंगलों को बचाने की जरूरत है, पहाड़ों का सम्मान करने की जरूरत है, और सबसे ज़्यादा ऐसी नीतियों की जरूरत है जो हर साल होने वाली इस त्रासदी को लेकर समाचार ना बनने दे। क्योंकि अगर हमने आज भी प्रकृति से सीख नहीं ली तो कल सिर्फ असम नहीं, देश के कई हिस्से इसी तरह आपदाओं का सामना कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, क्या हम विकास और पर्यावरण के बीच सही संतुलन बना रहे हैं या आने वाली पीढ़ियों के लिए संकट बढ़ा रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।